हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी बोले तो जैव प्रौद्योगिकी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में समझें तो नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान एवं जीव कोशिकाओं और उसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन होता है, उसको जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। बोले तो बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की जो शाखाएं होती हैं, इनसे सवाल ज़रूर बनता है, इसको थोड़ा सा आप याद रख लेना। तो कौन कौन सी शाखाएं होती हैं बायोटेक्नोलॉजी की, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और उन शाखाओं के अंदर से किस किस चीज़ के से रिलेटेड काम होता है उनके बारे में देखने वाले हैं। पहली शाखा जाती है रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर से क्या होता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग होता है। साथ ही बात करें तो जीन के स्तर में बदलाव करके आनुवांशिक उपचार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो याद रखना रेड बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है वाइट बायोटेक्नोलॉजी। वाइट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर से क्या होता है कि औद्योगिक उत्पादन एवं प्रक्रियाओं में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कम कीमत के ऊपर अच्छा उत्पादन हो, इसलिए उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी होता है, नाम से पता चल रहा है कि इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, कृषि और पौधों में किया जाता है। और बात करें तो जो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी होती है, इसका एक अन्य नाम और आता है जिसका नाम होता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। क्या होता है? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर से क्या होता है कि अच्छी किस्म के पौधे तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाती है येलो बायोटेक्नोलॉजी। इस शाखा के अंदर से क्या होता है, यह कीटों के संदर्भ में जैव तकनीक के प्रयोग से संबंधित मानी जाती है और इसका प्रयोग हानिकारक कीटों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। और साथ ही बात करें तो येलो बायोटेक्नोलॉजी का यूज जैसे अच्छी वाइन बनानी है, पनीर बनाना है, बियर बनानी है, के किण्वन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि इसका जो यूज होता है पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी। ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी का इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, जैसे जैविक हथियार बनाने के लिए होगा, साथ ही हानिकारक सूक्ष्म जीवों को तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आती है गाइज ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, कौन सी आती है? ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का होता क्या है, इसके अंदर से ये होता है कि यह समुद्र और अन्य जलीय जीवों से संबंधित बताई जाती है। नेक्स्ट आती है गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जिसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, इसका दूसरा नाम आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें से क्या होता है, इसमें से जैव सूचना का अर्जन, भंडारण और साथ में ही कंप्यूटर प्लस बायोटेक्नोलॉजी का संयुक्त रूप इसको कहा जाता है। तो ये थी जितनी भी क्या थी जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएँ थी। ठीक है गाइज। वैसे देखा जाए तो एक शाखा और होती है जिसका नाम बात करें तो पर्पल बायोटेक्नोलॉजी होता है। पर्पल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर से क्या होता है, उसी के बारे में बात करें तो यह जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित नियमों, नैतिकता और तार्किकता से संबंधित मुद्दों के बारे में बखान करती है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से जो सिद्धांत हैं, अगर मुख्य रूप से बात करें तो जो बायोटेक्नोलॉजी होती है उसमें प्रमुख दो तकनीकों का यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी दो तकनीक आती हैं? एक आता है आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जिसको कहा जाता है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। दूसरा आ जाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वही बात करते हैं। पहला बात करेंगे अपन आनुवंशिक इंजीनियरिंग के बारे में। आनुवंशिक इंजीनियरिंग बोले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके अंदर से क्या होता है, इसका जो उपयोग होता है वो डीएनए आरएनए में बदलाव करके इसे परपोषी जीवों में प्रवेश कराकर इसमें समलक्षणों में बदलाव करते हैं। नेक्स्ट आता है गाइज कौन सा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है, इसका जो उपयोग होता है रोगाणु रहित सूक्ष्म जीव और प्रदूषण रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों और कोशिकाओं को बढ़ावा करना। साथ में ही बात करें तो जैसे एंटीबायोटिक टीके लगाना आदि, इन सारी चीज़ों का यूज होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर से। अब बात करते हैं कि भारत में जैव प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार से होता है उनके बारे में।
तो ये रहा भारत में जैव प्रौद्योगिकी। भारत में जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड का जो गठन किया जाता है वो 1982 में किया जाता है और 1986 के अंदर से जैव प्रौद्योगिकी विभाग का गठन किया जाता है। ये विभाग के क्या क्या काम था उन्हीं के बारे में बात करें तो इस विभाग काम करता था कि विभाग में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को शामिल किया गया, साथ में ही नीतिगत मुद्दों से संबंधित नियम बनाए गए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य के बारे में बात करें तो देखो, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नई तकनीकें विकसित करना और उनका उपयोग करना। दूसरा जाता है जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अवसंरचनाओं का निर्माण और विकास करना। तीसरा जाता है फसल संवर्धन के लिए विशेष कार्यक्रमों का निरूपण करना। ऐसे थे जिनका उद्देश्य था भारत के अंदर से बायोटेक्नोलॉजी का विकास करने का मेन उद्देश्य यही थे। अब बात करते हैं भारत के अंदर से बायोटेक्नोलॉजी जो पार्कों की स्थापना की गई उनकी जो संख्या थी वो थी 7। कितनी थी गाइस? 7, याद रखना। अब वो कौन कौन से थे उन्हीं के बारे में बात करें तो पहला जाता है लखनऊ बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये लखनऊ यूपी में है। दूसरा जाता है कौन सा? TIECL, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, ये चेन्नई तमिलनाडु में है। दूसरा जाता है हैदराबाद बायोटेक्नोलॉजी पार्क, हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट आता है गुवाहाटी बायोटेक्नोलॉजी पार्क, असम के अंदर से है। तीसरा जाता है नेक्स्ट वाला KINFAR, ये कोची केरल में है। नेक्स्ट आता है बेंगलुरु बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये कर्नाटक में है। और फिर एक आता है बायोफार्मा IT पार्क, ये उड़ीसा में है। इस प्रकार से 7 जो बायोटेक्नोलॉजी पार्कों की संख्या भारत में आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या किया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिकी अभियांत्रिकी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई। उसकी स्थापना बात करें तो 2 जगह पर की जाती है, एक इटली में और एक नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कब होती है? 1987 के अंदर से की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थाएं कौन कौन सी हैं उन्हीं के बारे में। तो वो कौन कौन सी प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थाएं हैं उन्हीं के बारे में बात करें तो पहली आ जाती है सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक है, ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट आती है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी, ये भी हैदराबाद में है। फिर आती है नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये लखनऊ में है। फिर नेक्स्ट आता है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भी लखनऊ में है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये दिल्ली में है। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, अहमदाबाद में है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आती है राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ये तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट आती है कौन सी आती है? ये वाली बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सेंटर, ये पुणे में है। ये सारी के सारी क्या थी गाइस? भारत के प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थाएं थी। अब बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी की विभिन्न जो तकनीक होती हैं उनके बारे में। जब तकनीकों का जिक्र होता है तो कौन कौन सी तकनीकों को लागू किया जाता है वो अपन देखने वाले हैं। तो अपन 2 तकनीक पढ़ने वाले हैं। पहली तकनीक का नाम आ जाता है जीन अभियांत्रिकी और दूसरे का नाम आता है RNA आधारित तकनीक। जीन अभियांत्रिकी के बारे में चर्चा करें तो इसके अंदर से क्या होता है, ये एक तकनीक होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जीव के किसी विशेष लक्षण अथवा लक्षणों से वांछित सुधार लाने के लिए उसके उद्देश्य से क्या होता है, उनके जीनों को इंटरफेयर किया जाता है, एक के जीन दूसरे में डाले जाते हैं, उस प्रकार से काम किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं RNA आधारित तकनीक। तो इस RNA आधारित तकनीक के बारे में बात करें तो ये क्या है, सबसे प्रचलित तकनीक मानी जाती है। ठीक है, एक और नाम आता है RNAi। RNAi के अंदर से क्या होता है, जीन साइलेंसिंग तकनीक से डबल स्टैंडर्ड RNA के माध्यम से क्या होता है, चेंज किया जाता है। ज़्यादा कोई खास अपने को देखने को नहीं मिलता है, नाम याद रख लेना काफ़ी है। इनके बारे में आपको PhD नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन 1 आएगा वो आपको आराम से सही करके आना है। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में उपयोगिता, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। दोनों तकनीकों का जब रिलेटेड होगा, जैसे भारत के अंदर से किस प्रकार से यूज किया जाता है, जैसे नाम आता है BT कपास। BT कपास के अंदर से क्या होता है कि BT कपास और अन्य आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के खिलाफ हो रहे विरोध को देखते हुए भारत ने RNA हस्तक्षेप व्यापक एक महत्व समझा था। ठीक है,
जिससे जो कपास है उसमें चेंज किया गया। दूसरा नाम आ जाता है सरसों के आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन और सरसों को आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन, ये दोनों के दोनों आपको एक ही देखने को मिलेंगे। दो लाइनें, एक लाइन दो बार लिखी गई है। अब बात करते हैं RNAi द्वारा निर्मित दवाइयाँ। ठीक है, अब इसी के बारे में बात करते हैं। RNAi के द्वारा जो निर्मित दवाइयाँ होती हैं, आज के ज़माने में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर से मोटापा बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए या फिर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये तकनीक अपनाई जाती है। ठीक है, और दूसरा बात करें तो RNAi जो तकनीक है, इसके अंदर से जैसे एड्स हो गया, उसके उपचार के लिए भी बहुत सारा महत्वपूर्ण योगदान देती है। और भारत के अंदर से या फिर एशिया है, उस एशिया के अंदर से लाइलाज बीमारियां बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रही हैं। जैसे एड्स हो गया, एड्स की बीमारी के साथ में ही बात करें तो RNA जो तकनीक होती है उसके आधार पर दवाओं को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है आराम से। नेक्स्ट आता है गाइज एंटीसेंस तकनीक। एंटीसेंस तकनीक के अंदर से क्या होता है, जैसे बात करें तो यह एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA है जो किसी कोशिका के अंदर से प्रतिलिखित mRNA का पूरक बताया जाता है। अब बात करें तो इसके अंदर से क्या होता है, यह तकनीक जीन फंक्शन का अध्ययन करने और रोग को अधिक विशिष्ट उपचार की खोज करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। कौन सी, याद रखना, एंटीसेंस तकनीक। अब बात करते हैं एंटीसेंस थेरेपी क्या होती है। तो एंटीसेंस थेरेपी के बारे में बात करें तो यह एक आनुवंशिक विकार को दूर करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। जैसे कैंसर हो गया, HIV हो गया, CMV हो गया, इन सारी चीज़ों को, मतलब जितना भी आनुवंशिक विकार होते हैं उनको दूर करने के लिए एंटीसेंस थेरेपी का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या अंतर होता है RNAi और एंटीसेंस तकनीक के बारे में। इन दोनों के बारे में बात करते हैं। मुख्य रूप से बात करें तो ये दोनों तकनीक होती हैं, काम एक ही करती हैं। क्या करती हैं, दोनों का काम एक ही होता है, और लेकिन क्या होता है, जो काम करने का जो तरीका होता है ना, वो अलग अलग आपको देखने को मिल जाता है। पहला नाम आ जाता है एंटीसेंस तकनीक। एंटीसेंस तकनीक में क्या होता है कि mRNA के लिए क्या होता है, डिग्रीगेशन के लिए RHAS सेल का प्रयोग होता है। लेकिन दूसरा नाम आता है RNAi में डायरेक्ट क्या होता है, इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा नाम आता है। दूसरा नाम किसका आएगा, जीन साइलेंसिंग का। जीन साइलेंसिंग क्या होता है, यह क्या करेगा, जीन की कॉपी नहीं होने देता। और मुख्य रूप से बात करें तो आपको 3 प्रकार का देखने को मिल जाता है ये जीन साइलेंसिंग, इनके बारे में आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि और कहाँ पर यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी का। जब बात होती है चिकित्सा, मेडिकल, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज के दौर के अंदर से बात की जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे जितने भी संक्रमण रोग हैं, मानव विकास और रोग जैविक है, उनके लिए एंटीडोज तैयार करना, साथ में ही दीर्घकालीन रोग हैं उनको कम करना, साथ में ही दूसरा नाम आ जाता है वैक्सीन और रोग निदान आ जाते हैं। मानव आनुवंशिक और जीनोम विश्लेषण के साथ में ही जैव डिजाइन आ जाता है और जैव अभियांत्रिकी। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में जब नाम आ गया तो पुनर्संयोजी DNA तकनीक। ये तकनीक क्या होती है, जो जीन अभियांत्रिकी होता है ना, जीन टेक्नोलॉजी होता है। जीन टेक्नोलॉजी के अंदर से जो जीन का जो संक्रमण होता है, संलयन होता है, प्रतिलोपन होता है, साथ में स्थानांतरण होता है, उसके लिए सारी जो प्रक्रियाएं करने के लिए, काम करने के लिए एक तकनीक यूज़ की जाती है, जिसको क्या कहते हैं, पुनर्संयोजी DNA तकनीक कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है गैस DNA सीक्वेंसिंग। DNA सीक्वेंसिंग के अंदर से क्या होता है कि DNA में उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो क्षार होते हैं, जिसमें से थाइमिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ग्वानिन हो गया, इनका सीक्वेंस के रूप में जमाने के लिए DNA सीक्वेंसिंग का यूज किया जाता है। मानव जो है ना, मानव जीनोम योजना का एक सबसे बड़ा उदाहरण आ जाता है, DNA अनुक्रमण से ज्ञात किया जाता है। और DNA सीक्वेंसिंग से आप ये भी काम कर सकते हो गाइज, जितनी भी जो जेनेटिक्स बीमारियां होती है, जेनेटिक्स डिजीज होती हैं, उनका पता आराम से लगा सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं जीन थेरेपी के बारे में। तो जीन थेरेपी के अंदर से क्या होता है, आज के ज़माने में अगर बात करें तो हज़ारों बीमारी ऐसी मिल जाती हैं जो जीन की संरचना में आए विकार के परिणाम स्वरूप होती हैं, और उन बीमारियों का इलाज करने के लिए जो जीन होता है उसमें से कुछ चेंज किया जाता है, उसी को आप क्या कर सकते हो, जीन थेरेपी कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है ना गाइज,
वो जनन प्रौद्योगिकी के अंदर भी यूज़ किया जाता है। जैसे नाम बात करें तो नाम आ जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको IVF तकनीक कहा जाता है। जैसे बात करें तो टेस्ट ट्यूब बेबी, इसका सीधा सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाता है। बात करें अपन IVF तकनीक के बारे में तो आप पढ़ सकते हो आराम से नेट पर सर्च करके, ज़्यादा कोई खास अपने को बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सा याद रख लेना कि जनन प्रौद्योगिकी के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसी के अंदर से एक और नाम आ जाता है जनन प्रौद्योगिकी के अंदर से सैरोगेसी। ये भी एक जनन प्रक्रिया ही शामिल की जाती है। इसके अंदर से ज़्यादा कोई खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात ही कर लेते हैं सैरोगेसी के बारे में, तो सैरोगेसी के अंदर से क्या होता है, सैरोगेसी की चिकित्सीय सेवा होती है जिसके अंदर से एक महिला IVF से प्राप्त भ्रूण अपने गर्भाशय में स्थापित कराकर उसके भ्रूणीयवर्धी विकास को पूरा करती है और जन्म के बाद में जो संबंधित दंपत्ति होती है उसको सौंप देती है। IVF तकनीक का प्रयोग निषेचन की प्रक्रिया मानव के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में नियंत्रित दवाओं द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो सैरोगेसी होता है, सैरोगेसी मुख्य रूप से 3 प्रकार की आपको देखने को मिल जाती है। कौन कौन सी आती हैं? पहली आ जाती है कॉमर्शियल सैरोगेसी, दूसरी आ जाती है परंपरागत सैरोगेसी और नेक्स्ट आ जाती है जेस्टेशनल सैरोगेसी। ये इस प्रकार से ये है। अब एक चीज़ और याद रखना, भारत सरकार के द्वारा क्या होता है कि एक अधिनियम बनाया जाता है जो सैरोगेसी है इसका मिसयूज़ नहीं हो, इसलिए सैरोगेसी अधिनियम लागू होता है, फिर विधेयक बनाया जाता है। वो विधेयक ज़रूर याद रखना कब होता है, 2020 में किया गया था। ये याद रखना, सैरोगेसी विधेयक 2020 में आया था। और बात करें तो आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर से, तो नाम याद रखना उसका माइटोकॉन्ड्रियल DNA तकनीक है। ये भी एक जैव तकनीक का उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ में एक और आ जाती है CRISPR-Cas9 प्रौद्योगिकी। ये भी एक जैव प्रौद्योगिकी का पार्ट माना जाता है। अब बात करते हैं गाइस क्लोनिंग के बारे में। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग के अंदर से बात करें तो जिस प्रकार से जैसा है उसी प्रकार की उसकी प्रतिलिपि तैयार करना या फिर फोटोकॉपी तैयार करना क्लोनिंग कहलाता है, एक देसी लैंग्वेज के अंदर से। ठीक है, ये रहा क्लोनिंग। क्लोनिंग बात करें तो किस प्रकार से किया जाता है वो देखते हैं अपन। पहला तो आ जाता है जैसे आर्टिफिशियल हो गया, आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विलिंग होता है। और दूसरे का नाम आ जाता है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र SCNT। ये प्रकार आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे अगर बात करें तो जो क्लोनिंग होती है वो 2-3 प्रकार से आपको देखने को मिल जाती है। तो अपन बात करते हैं क्लोनिंग के टाइपों के बारे में। सबसे पहला जो टाइप आता है उसका नाम आता है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग को अपन आणविक क्लोनिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर से क्या होता है कि पहले जीन अभियांत्रिकी का प्रयोग कर ट्रांसजेनिक या फिर सूक्ष्म जीविक का निर्माण किया जाता है और फिर उचित वातावरण देने के बाद में उस जीन या फिर बैक्टीरिया को प्राप्त करके इसका प्रयोग अन्य कार्यों में किया जाता है। दूसरा जाता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के अंदर से, मतलब कि जैसा का है आपको वैसा का वैसा आपको प्राप्त करना है, रिप्रोडक्टिव उसको कहा जाता है। और तीसरी आ जाती है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। ठीक है, ये 3 टाइप आपको देखने को मिलेंगे क्लोनिंग के। और बात करें तो क्लोनिंग के आपको एडवांटेज भी देखने को मिल जाएंगे, डिसएडवांटेज भी देखने को मिल जाएंगे। एडवांटेज अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर से क्या होता है, इसके शरीर के महत्वपूर्ण जैसे अंग हृदय हो गया, यकृत हो गया, किडनी हो गया, हड्डियों आदि का निर्माण संभव हो सकेगा, जिससे मरीज में प्रत्यारोपण किया जा सकता है और शल्य चिकित्सा प्रणाली के लिए यह वरदान साबित होगी। दूसरा बात कर लेते हैं, अगर क्लोनिंग का कोई नुकसान है तो क्लोनिंग का मिसयूज ज़्यादा करने को आपको देखने को मिल जाता है। इसके द्वारा अपराध बढ़ने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि इस तकनीक का अपराधियों का क्लोन तैयार किया जा सकता है। मतलब एक आदमी है, उस आदमी का दूसरा क्लोन तैयार सेम टू सेम तैयार कर लिया, इसने अपराध कर दिया और इसने अपराध नहीं किया, तो किसको पकड़ोगे? इस प्रकार से इसका मिसयूज किया जा सकता है। तो गाइज़ आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे जैसे मानव जीनोम परियोजना हो गई, किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, फिंगरप्रिंट वाला, वो सारी चीज़ें, जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो अपन कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 अपना कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास की PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो।